अपराध की दुनिया में होने वाले कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जिन्हें रेयर क्राइम केसेस कहा जाता है। ये केस ऐसे होते हैं जिन्हें कभी कोई नहीं भूल पाता और आज की हमारी कहानी भी क्राइम की रेयर केस में से एक है। नमस्कार, मैं हूं पारस जायसवाल और सस्पेंस कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारी ये कहानी है सिवान बिहार की। सिवान के पास एक गांव है मणिपुर। वहां पुलिस थाने में पुलिस को पता लगता है कि मणिपुर गांव के पास, नहर के पास एक युवक की लाश पड़ी हुई है। पुलिस लाश की खबर मिलते ही वहां पहुंचती है। वहां लाश के बारे में पहले ही गांव वालों को पता लग चुका है, पूरे गांव की भीड़ जमा है। पुलिस सबको अलग करके लाश के करीब जाती है, लाश का मुआयना करती है और देखती है कि लाश के जिस्म पे चाकुओं के लगातार कई घाव है। चाकुओं से गोद कर उस युवक को मारा गया है। गांव वाले जमा हो चुके हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है और पुलिस को पता लगता है कि उस युवक का नाम नरेंद्र है, नरेंद्र मौर्य, जो इसी गांव में खेती गृहस्थी का काम करता था। काफी ज्यादा खेती होने की वजह से एक संपन्न परिवार था। नरेंद्र की पत्नी और उसकी दो छोटी छोटी बच्चियां भी वहां आ चुकी हैं। वो भी रो रही हैं, लेकिन उन्हें लाश के पास जाने नहीं दिया जाता है। छानबीन चल रही है। पुलिस को वहां पे कोई हथियार नहीं मिलता। आखिरकार तुरंत पुलिस की फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचती है, फोटोग्राफी टीम पहुंचती है और लाश के पंचनामा का कार्यक्रम शुरू होता है। पुलिस इसी बीच सबसे पूछताछ कर रही है कि घर में और कौन कौन है। घर में कोई नहीं है। उसके पिता की मौत 3 साल पहले हो चुकी है और नरेंद्र का बड़ा भाई है सुरेंद्र, जो दरअसल दिल्ली में रहता है। अब पुलिस बारे में जानना चाहती है। सुरेंद्र के बारे में पता लगता है कि वो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में जाके 10 साल पहले बस गया था। दिल्ली में ही रहता है। यहां सारी खेती संभालने का काम नरेंद्र करता था। सुरेंद्र साल 2 साल में कभी घर वापस आता था। सुरेंद्र को भी फोन किया जा चुका है। पुलिस अपना छानबीन जारी रखती है। पुलिस लाश को पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस को वहां कोई सबूत नहीं मिलता जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। वहां फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट, जो भी एविडेंस कलेक्ट किए जा सकते थे पुलिस कलेक्ट करती है, लेकिन पुलिस के सामने यह केस पूरी तरह बंद है। कोई रास्ता नहीं है जिससे पता लगे कि आखिर इस कत्ल के पीछे क्या वजह हो सकती है। पुलिस अपने तौर पर छानबीन आगे बढ़ाती है। उसी दिन शाम को नरेंद्र का बड़ा भाई सुरेंद्र भी वहां पहुंचता है और सुरेंद्र से भी पुलिस पूछताछ करती है। सुरेंद्र की आंखों में आंसू है और सुरेंद्र बताता है कि मेरा छोटा इकलौता भाई था ये, जिसके ऊपर ही मुझे पूरा भरोसा था। गांव का सारे जमीन, सारा खेत, सारी जिम्मेदारियां यही संभालता था। मैं तो दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहता हूं। अब ये अगर नहीं रहा तो इसके बीवी को, इसके बच्चों को कौन देखेगा। सारी जिम्मेदारी दरअसल मेरे ऊपर आ गई है। सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा। उससे पूछा जाता है क्या कोई दुश्मन था, तो वो कहता है कि मैं तो दिल्ली में था। यहाँ किस किस के साथ किस बात का झगड़ा है, कौन दुश्मन बना हुआ है, इस बारे में नरेंद्र मुझे कभी बताता ही नहीं था। अब पुलिस छानबीन शुरू करती है कि इसकी दुश्मनी किस किस के साथ थी। गांव में इस बारे में अच्छी खासी पूछताछ चल रही है। आखिरकार पुलिस इतनी परेशान हो जाती है कि उसके बीवी के ऊपर शक होता है और पुलिस उसके बीवी के बारे में पता करना शुरू करती है कि उसकी पत्नी का कोई अफेयर तो नहीं है। लेकिन यहां भी पुलिस को नाकामी मिलती है। पुलिस थकने लगी है कि क्या ये केस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा है उस आदमी का। उसकी पत्नी का अफेयर किसी के साथ नहीं है, उसका अपना अफेयर किसी के साथ नहीं है। वो सीधा साधा सच्चा इंसान था। तो आखिर कत्ल क्यों होगा? कत्ल का कोई तो कारण होगा, क्योंकि बिना मोटिव कत्ल नहीं होता। पुलिस छानबीन करके परेशान हो चुकी है। सुरेंद्र ने रिपोर्टर्स से कहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है, वो करेगी। हाँ, मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है तो मैं किसका नाम लूं? मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे भाई का कातिल जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो। ये अखबारों में छपता है, न्यूज में भी आ रहा है, मीडिया में भी एक
खबर है। और 3 दिन तक हाथ पर मारने के बाद भी पुलिस के हाथ ऐसा कोई क्लू, कोई सुराग नहीं मिलता जिससे कातिल के बारे में पुलिस को अंदाजा भी लग सके या पुलिस कातिल तक पहुंचने के बारे में सोच भी सके। 3 दिन गुजर जाते हैं, कुछ पता नहीं लगता। इसी बीच अखबार में नरेंद्र के लाश की तस्वीरें छपती है। नरेंद्र के ससुराल वाले आ जाते हैं जो पुलिस के ऊपर दबाव डालते हैं कि किसी भी तरह इस केस को सुलझाया जाए, कातिल को गिरफ्तार किया जाए, उसके कातिलों को सजा मिलनी ही चाहिए। ये सब चल रहा है। और उसी दिन शाम को अखबार में तस्वीर देखने के बाद एक महिला पूनम भागते हुए अपने गांव के 2-3 लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बताती है कि वह जानती है कि कातिल कौन है। पुलिस उसकी बात पर हैरान रह जाती है और पुलिस पूछती है कि तुम कैसे कातिल को जानती हो? और वो बताती है कि मैंने कत्ल होते देखा है। मैंने वो जो अखबार में तस्वीर छपी है उस आदमी को चाकू से गोदे जाते हुए मैंने देखा है। पुलिस कहती है कि कहां देखा तुमने, कैसे देखा? और वो बताती है कि मैंने सपने में देखा। पुलिस हैरान रह जाती है। सब इंस्पेक्टर वंदना उस पूनम से पूछताछ करके परेशान होने लगी है कि यह कैसा सपना है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई सपने में कत्ल को देखे? और ये औरत दावा कर रही है कि इसने कत्ल होते अपने सपने में देखा था। सब इंस्पेक्टर वंदना उससे अच्छी तरह पूछताछ करती है कि इस सपने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई यकीन नहीं करेगा। कहती है आप यकीन करें ना करें, लेकिन मैं सच बता रही हूं कि मैंने सपने में इस कत्ल को होते देखा था। और मैंने ये भी देखा था कि जो मरा है ना वो कह रहा था, सामने एक आदमी चाकू लिए खड़ा था और ये कह रहा था कि भैया मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मेरी सारी जमीन अपने नाम करवा लीजिए, सारे खेत अपने नाम करवा लीजिए, लेकिन मुझे जीने दीजिए, मुझे मारिए मत, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन वो आदमी नहीं माना और उसने लगातार चाकू से वार किया उसके ऊपर। एक बार नहीं बल्कि कई कई बार वार किया। अब वंदना हैरान रह जाती है कि सचमुच उसके ऊपर कई कई वार किए गए थे। पूनम आगे भी बताती है कि लाश किस हालत में पड़ी थी और सचमुच पुलिस को लाश उसी हालत में मिली थी। वंदना और हैरान रह जाती है और ये सुनकर कि मरने वाला ये कह रहा था कि भैया मुझे मत मारिए, तो कहती है कि क्या उसका बड़ा भाई हो सकता है? और सब इंस्पेक्टर वंदना उसे बड़े भाई सुरेंद्र की तस्वीर दिखाती है और वो तस्वीर देख के पूनम सीधे पहचान लेती है, हाँ यही तो था जो मार रहा था। अब बड़ी हैरानी की बात थी पुलिस के लिए कि कत्ल हुआ था। एक लड़की दावा कर रही थी कि उसने सपने में कत्ल होते देखा और वो कातिल की शिनाख्त कर रही थी। पुलिस ने तुरंत सुरेंद्र को बुलाया और अरेस्ट कर लिया। तो सुरेंद्र बार बार मना कर रहा था कि मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने उसके बारे में छानबीन की तो पुलिस के हाथ अब सबूत आने शुरू हो गए, जिसमें यह पता लगा कि वो उसी दिन दिल्ली से आया था। उसने दिल्ली से आया था, अपने भाई को मिलने के लिए बुलाया था और मिलकर उसने खुद ही अपने भाई को मारा था। पुलिस जब सुरेंद्र को टॉर्चर करती है तो सुरेंद्र सच्चाई बताने के लिए मजबूर हो जाता है और वो ये सच्चाई बताता है कि उस जमीन को लेकर झगड़ा था, जो जमीन पापा ने हम दोनों के लिए छोड़ा था। कई करोड़ की वो जमीन है और नरेंद्र की नीयत खराब हो चुकी थी, इसीलिए सुरेंद्र ने सोचा कि वो नरेंद्र को मार ही देगा और दिल्ली से आया और आकर मारा, नरेंद्र का कत्ल किया और उसके बाद फिर दिल्ली चला गया ताकि किसी को उस पर शक हो। तो पुलिस सचमुच उस पर शक नहीं कर सकती थी, लेकिन फाइनली पूनम के सपने के आधार पर कातिल पकड़ा जाता है, ये केस सुलझ जाता है। डॉक्टर वंदना इस बात के लिए अभी भी हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो गांव पहुंचती है, किसके? पूनम के गांव पहुंचती है और पूनम को बताना चाहती है कि आपके सहयोग से हमने कातिल को गिरफ्तार कर लिया और ये केस सॉल्व हो गया। लेकिन देख के हैरान रह जाती है कि घर के दरवाजे पर सभी लोग रो रहे हैं, एक हलचल सी मची हुई है। पूनम की सास भी रो रही है और पूनम भी रो रही है, दुखी बैठी हुई है। गांव के लोग जमा हैं और गांव के लोग बुरी तरह हैरान और परेशान है। ये पूछती है बात क्या है और वहां पूनम बताती है कि आप मेरे सपने पर तो यकीन ही नहीं कर रही थी ना। अब तक न जाने कितने सपने मैं देखती रही हूं, अब सैकड़ों सपने देख चुकी हूं जो सच हो चुका है। और ये कत्ल का सपना मैंने पहली बार देखा था और आज मैंने सपना देखा है कि मैं कमरे में लेटी हुई हूं और कोई मेरा ही कत्ल कर रहा है, मुझे चाकुओं से गोद रहा है। कौन मुझे मार सकता है, मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन अगर मेरा सपना सच होता है तो ये सपना भी जरूर सच होगा।
सुनकर सब इंस्पेक्टर वंदना हैरान रह जाती है। आखिर क्या थी इस कहानी की सच्चाई, वो अगली कड़ी में, अगला एपिसोड देखना मत भूलिए। मैं दावा करता हूं कि आपको अगला एपिसोड और भी चौंकाएगा, हैरान करेगा। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं पारस जायसवाल, राइटर। सस्पेंस कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।